नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी के इस साल के एग्जाम्स होने शुरू हो गए हैं और बच्चों की जो सबसे ज़्यादा क्वेरी रहती है वो रहती है जीएस के रिगार्डिंग कि जीएस कहाँ से पढ़ें, किस तरह से तैयार करें, ऐसा क्या करें कि प्री अगर सीजीएल की बात करें तो 50 मार्क्स की प्री में आती है और 75 मार्क्स की आपकी मेंस में आती है। तो ऐसा क्या करें कि एक अच्छा स्कोर हम अचीव कर पाएं और जीएस आपका एक वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन और आपके रैंक डिसाइड करने में, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे कवर कर लेते हैं, बट सबसे ज्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है जीएस सेक्शन में। तो उसी का उपाय हमने किया है कि आने वाले 3-4 महीनों में हम पूरी जीएस आपकी कवर करेंगे। आपकी एक प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे आज डेट है 23 मार्च और ये आई थिंक सिलेबस कंप्लीट 15 अगस्त से पहले हो चुका होगा और उसकी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पूरी सीरीज को फॉलो करते हैं, पूरा सिलेबस इससे कंप्लीट करते हैं, तो आपको प्री में 35+ एंड मेंस में आपको 45+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप इतना स्कोर कर पाएंगे तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव अ गुड रैंक, आई विल से। और ये जो सीरीज होगी इसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाऊंगा और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर बात करें इस क्लास की, तो इस क्लास में हम लोग 712 से 1206 तक की, यानी कि 712 जब मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन हुआ था इंडिया पे, और उसके बाद 1206 जब आपका मोहम्मद गौरी की डेथ हुई थी। यानी कि इंडिया पे जितने इन्वेजन्स हुए थे, बात करें वो अरेबियन इन्वेजन्स या टर्किश इन्वेजन्स या फिर आपका मोहम्मद गौरी का इन्वेजन, तराइन के बैटल, ये सारे हम इस क्लास में कवर करेंगे। इसमें 3-4 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस क्लास की वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री होता क्या है। दूसरा हम लोग जानेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लामिज्म इसलिए समझेंगे क्योंकि जो अरेबियन टर्किश जो इन्वेजन्स हुए थे, इनका बैक ऑफ द माइंड मोटो यही था कि हमको इस्लाम स्प्रेड करना है इंडिया में और हमें यहाँ से जितना हो सके उतना सामान और जो प्रीशियस चीजें थी वो हमें लूट के ले जानी है। तीसरी अगर हम लोग बात करें तो इन्वेजन्स, वो आपका चाहे मोहम्मद बिन कासिम का हो, महमूद गजनवी का हो या मोहम्मद गौरी का हो, इतना हम लोग इस क्लास में पढ़ के और इस क्लास को खत्म करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड है आपकी जो आपको हिस्ट्री के बारे में बताती है। तो हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले बात करें अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री इज द पास्ट। हिस्ट्री पास्ट है आपका। और इसको ग्रीक वर्ड एक है हिस्टोरिका, जिससे ये हिस्ट्री शब्द को डिराइव किया गया। हिस्ट्री वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका। हेरोडोटस, जो इनको आप लोग जानते ही होंगे, स्टार्टिंग से आपने इनका नाम सुना होगा, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। अब अगर सोर्सेज की बात करें कि हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या थे, तो हिस्ट्री के दो टाइप के सोर्सेज थे बेटा, या तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे या तो लिटरेरी सोर्सेज थे। बात करें अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके कॉइन्स आ जाते हैं, स्टैचूज, जितने भी आप पुराने देखते हैं, जैसे जितने भी स्टैचूज, वो सारे आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में होते हैं। जो फिजिकल चीजें हमारे सामने उपलब्ध होती हैं उनको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। पुरातत्व मॉन्यूमेंट्स जितने भी हैं आपके, वो सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ही आ जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें लिटरेरी सोर्सेज की, तो बेटा लिटरेरी सोर्सेज में हमारे इंडिया में काफी सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आए। काफी रिलीजन हमारे में आप जानते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म काफी पुराना रिलीजन है, इसमें इतने सारे वेद पुराण आपके ये सब थे। तो पहला तो हो जाता है रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस जो है, जैसे महाभारत या रामायण, इससे हमें हिस्ट्री की जानकारी होती है। दूसरा अगर बात करें नॉन रिलीजियस की, तो आपकी कुछ ऐसी बुक्स थी जैसे पंचतंत्र हो गया, पंचतंत्र, महाभाष्य, ऐसी और भी काफी सारी इंडियन थी। उसके बाद बात करें अगर फॉरेन ट्रेवलर्स के डिस्क्रिप्शन की, जैसे मैगस्थनीज आया था, मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी। ऐसे फरहान, हुआन सिंह, काफी सारे आपके फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे। तो ये एक आपका हिस्ट्री का ओवरव्यू है। इससे वैसे क्वेश्चंस बेटा नहीं पूछे जाते हैं, बस एक हिस्ट्री का ओवरव्यू देने के लिए ये आपको स्लाइड लगवाई थी। अगली अगर बात करें हम लोग इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड उसके बाद मॉडर्न इंडिया। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, इनसे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनसे क्वेश्चन से मतलब आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि एंशियंट इंडिया में क्या था, मिडिवल इंडिया में क्या था।
आपसे ये पूछेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कब हुआ था, एंशियंट में हुआ था या मिडिवल में हुआ था। प्रोटो हिस्टोर आपसे इस तरह से भी पूछ लेंगे बेटा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हम लोग एंशियंट इंडिया में पढ़ेंगे, अभी जैसे हम लोग मिडिवल इंडिया पढ़ रहे हैं, जब एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे तब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपसे ये पूछ लेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वो किस हिस्टोरिक एज में हुआ था, फिर आपको तीन ऑप्शंस दे देंगे, प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक या स्टोन एज। तो आपको वहां पे प्रोटो हिस्टोरिक टिक करना होगा। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा था आपका हिस्टोरिक पीरियड। इसको बेटा जो ये तीन मैंने आपको बताए हैं अभी, हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक, ये पूरा एंशियंट इंडिया का पार्ट है। अब अगर प्री हिस्टोरिक की बात करें तो इसको स्टोन एज और कॉपर एज दो टाइप में और आपका डिवाइड कर दिया गया है। एक स्टोन एज जब लोग सिर्फ स्टोन का प्रयोग करते थे, और दूसरा ताम्र युग, कॉपर युग, जब लोगों को कॉपर के बारे में जानकारी हो गई थी। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की बात है बेटा। इसका अगर आप डेट याद करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 3000 बीसी से और 2000 बीसी का ये पीरियड था, कॉपर एज। अब आपको एक डाउट होगा बेटा कि बीसी और एडी क्या होता है, तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये बार बार प्रयोग होगा, बीसी एडी, बीसी एडी। तो चलिए देखते हैं बेटा। बीसी जो होता है, बीसी होता है बेटा बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, CHRIST। बिफोर क्राइस्ट का मतलब बेटा क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का जन्म 1 AD में हुआ था। तो 1 AD से पहले का जो भी समय होता है बेटा, उसको हम लोग बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और अगर एडी की बात करें तो एडी होता है बेटा एनो, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स आफ्टर डेथ भी लोग बोल देते हैं, लेकिन आफ्टर डेथ इसका फुल फॉर्म नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है कि जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद का जो समय है उसको हम लोग एडी में बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इस क्लास में हम लोग 712 एडी से 1206 एडी तक की बात करेंगे। तो इसको हमने एडी इसलिए बोला क्योंकि ये जीसस के बर्थ के 712 साल बाद की बात हो रही है, इसलिए 712 एडी। ओके। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। तो स्टोन एज और कॉपर एज, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया को डिवाइड किया प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक में। उसके बाद प्री हिस्टोरिक को डिवाइड किया स्टोन एज और कॉपर एज में। अब बेटा स्टोन एज जो था इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पेलियोलिथिक एज, उसके बाद अगर बात करें तो मेसोलिथिक एज, और उसके बाद नियोलिथिक एज। इसको हिंदी में बेटा पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण मीन्स होता है पत्थर। इनका अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से डेट याद करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा कि पेलियोलिथिक एज आपकी थी 5 लाख साल से, मतलब 5 लाख बीसी से 8000 बीसी तक की। उसके बाद मेसोलिथिक एज जो था बेटा आपका, वो था 8000 बीसी से 4000 बीसी तक का। और अगर आपका नियोलिथिक की बात करें तो नियोलिथिक था आपका 4000 बीसी से 2500 बीसी तक का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। तो हम लोग देखेंगे मिडिवल इंडिया शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इस्लाम का ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस्लाम के जो फाउंडर थे उनको मींस उनके जो पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद साहब कहा जाता है। और चार जो इस्लाम के पिलर्स हैं बेटा, वो है कलमा, 5 टाइम्स नमाज अ डे, रोजा इन रमजान। आपने अगर आसपास अपने देखा होगा तो ये हर कोई फॉलो करता है मुस्लिम्स में। हज यात्रा लाइफ में एक बार करनी होती है, मक्का मदीना, मदीना जहाँ पे हजरत मोहम्मद साहब ने इनलाइटमेंट प्राप्त किया था। और जक़ात, जक़ात का मीन्स होता है टोटल इनकम, जो भी आपकी टोटल इनकम है उस इनकम का 2.5%, 2.5% आप डोनेट करेंगे। क्या करेंगे? डोनेट। ये होती है आपकी जक़ात। इसके बाद अगर बात करें बेटा आगे हम लोग, तो इस्लाम वॉज फाउंडेड बाई हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम को हजरत मोहम्मद साहब ने फाउंड किया था। ही वॉज बॉर्न इन 570 इन मक्का। इनका जन्म जो हुआ था बेटा, ये आप इंपॉर्टेंट है याद कर लें, 570 एडी में हुआ था मक्का में। मीन्स जीसस के बर्थ के 570 साल बाद इनका जन्म हुआ था मक्का में। 610, अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हैं थोड़े से जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेने हैं कि 610 में इनको इनलाइटमेंट मिला था। कहाँ पे मिला था इनलाइटमेंट? हीरा केव में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जैसे पहला आपको याद करना है इनका जो इस्लाम के फाउंडर हजरत मोहम्मद साहब,
दूसरा आपको याद करना है कि इनका जन्म जो हुआ था वो 570 में हुआ था मक्का में। तीसरा आपको याद करना है कि 610 एडी में इनको एनलाइटमेंट मिली थी हीरा केव में। उसके बाद बात करें तो 622 एडी में ये मक्का से मदीना शिफ्ट हो गए थे, मक्का टू मदीना। और इस जर्नी को इस्लाम में हिजारत कहा जाता है। जो 622 एडी में ये मक्का से मदीना शिफ्ट हुए थे, उसको इस्लाम में, इस जर्नी को इस्लाम में हिजारत कहा जाता है। ये आपने 4 पॉइंट्स याद किए क्या? हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के फाउंडर, उनका जन्म 570 एडी में मक्का में हुआ। 610 एडी में इनको एनलाइटमेंट मिली हीरा केव में। 622 एडी में मक्का से मदीना शिफ्ट हुए हजरत मोहम्मद साहब, और इस जर्नी को इस्लाम में हिजारत कहा जाता है। 622 से ही आपका जो हिजरी संवत, आपको मैं संवत के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत ये क्या है, ये आगे आने वाली क्लासेस जैसे कि आप हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे उसमें आपको पता चलेगा। तो 622 एडी से आपका हिजरी संवत स्टार्ट हुआ था। हिजरी मैंने आपको बताया ऊपर कि हिजारत किसको कहा जाता था, जब हजरत मोहम्मद साहब आपके मक्का से मदीना शिफ्ट हुए थे इस जर्नी को, और इसी टाइम से आपका हिजरी संवत स्टार्ट हुआ था। अब अगर बात करें 632 एडी में, तो इनकी डेथ हो गई थी मदीना में ही। आप जानते हैं इनके सबसे ज्यादा जो पवित्र स्थान होते हैं इस्लामिज्म में, ये आपका मक्का और मदीना ही होता है, क्योंकि मक्का में जन्म हुआ था और मदीना में हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हुई थी। इनकी वाइफ का नाम जो था, बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक ओवरव्यू, एक आइडिया के लिए देख सकते हैं कि अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी कर पाए। तो इनकी वाइफ का नाम था खदीजा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। अब अगर मोहम्मद साहब की डेथ के बाद यहीं से आपका इस्लाम में एक डाइवर्जन शुरू होता है, जैसे कि आपने सुना होगा शिया सुन्नी के बारे में। तो अगर बात करें सक्सेसर्स की, तो हजरत मोहम्मद साहब के जो पहले स्टूडेंट थे, उनके सन इन लॉ थे। सन इन लॉ मीन्स उनकी बेटी के हस्बैंड, और उनका नाम था अली। अब यहाँ पे बेटा मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस्लामिज्म में दो मेन बिलीफ्स हैं। उन एक को बोलते हैं हम लोग शिया, और एक को हम लोग बोलते हैं सुन्नी। बेटा जो पहले पैगंबर, जो अली को अपना पहला पैगंबर मानते हैं, उनको बोलते हैं शिया। और जो आपके अबू बकर को, अबू बकर को अपना पहला खलीफा मानते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सुन्नी। और इनके बीच में हमेशा से ही एक तकरार रहा है, क्योंकि सुन्नी जो होते हैं वो अली को अपना चौथा खलीफा मानते हैं, और अबू बकर को अपना पहला। और शिया जो होते हैं वो अली को अपना पहला पैगंबर मानते हैं, इसीलिए इनके बीच में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट रहता है। उसके बाद आगे अगर बात करें सक्सेसर की, तो अली जो थे इनके सन इन लॉ थे, और मोहम्मद साहब के जो सक्सेसर थे, सक्सेसर वाज अबू बकर। अबू बकर, जिनको सुन्नी जो होते हैं वो पहला खलीफा मानते हैं, फर्स्ट खलीफा। ओके। इसके बाद अगर बात करें तो फॉलोवर्स ऑफ मोहम्मद साहब इन इस्लामिक वर्ल्ड इज नॉन एज खलीफा। जो मोहम्मद साहब के फॉलोवर होते हैं उनको इस्लामिक वर्ल्ड में खलीफा कहा जाता है, और ये काफी बड़ा पद होता है। मॉडर्न इंडिया में हम लोग खिलाफत मूवमेंट और खलीफास के बारे में बात करेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी उसमें मिलेगी। अभी आप इतना याद करते जाइए कि जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो मोहम्मद साहब के फॉलोवर्स होते हैं उनको खलीफा कहा जाता है। अब बात करें अगर चार फॉलोवर्स जो स्टार्टिंग के थे जिनको खलीफा कहा गया, तो सुन्नी के अकॉर्डिंग अबू बकर जो पहले थे खलीफा, इनके बाद उमर खलीफा, फिर उस्मान, फिर अली। और अगर शिया की बात करें तो शिया मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग जो अली थे, ही वॉज द फर्स्ट खलीफा आफ्टर मोहम्मद साहब। मीन्स मोहम्मद साहब को पैगंबर कहा जाता है, और अली को शियास के अकॉर्डिंग पहला खलीफा कहा जाता है। ये थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि इन 9th सेंचुरी अ न्यू कम्युनिटी सूफी रेज्ड। 9th सेंचुरी मीन्स 900 एडी के बाद एक नई कम्युनिटी राइज हुई जिसका नाम था सूफी कम्युनिटी। और उनका बिलीफ इसमें क्या बोलते हैं आपका खलीफाज में नहीं था, इनका बिलीफ अल्लाह में था। डायरेक्ट अल्लाह पे ये बिलीव करते थे, एंड बिलीव दैट द ओनली वे टू लव अल्लाह इज सूफी म्यूजिक। मीन्स ये बिलीव करते थे कि उनको अपना डिवोशन, उनको अपना समर्पण दिखाने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है सूफी म्यूजिक।
इतना आप याद कर लें, आपको एक इस्लामिज्म का ओवरव्यू मिल गया होगा। आपको कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस 100% यहीं से आने वाले हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग, आपने जैसे इस्लामिज्म का एक ओवरव्यू देखा। अब 632 एडी में आपकी मोहम्मद साहब की डेथ हुई, और ये जो इन्वेजन स्टार्ट हुए थे, क्योंकि उस टाइम तक काफी आपका इस्लाम एक्सपेंड कर गया था, काफी लोगों का इंटरेस्ट था इस्लामिज्म में, मींस लोग इस्लाम अडॉप्ट कर रहे थे, इस्लाम एज अ रिलीजन। तो मोहम्मद बिन कासिम था जो, ये पहला अरेबियन इन्वेजन था इंडिया पे। मोहम्मद बिन कासिम ये एक अरेबिक इन्वेडर था। इसने इन्वेड किया था इंडिया को 712 एडी में, और इसका 2 साल का ही हमें हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि 714 एडी में इसकी डेथ हो गई थी, और ये इंडिया आया था बेटा 712 में। फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम था जिसने इंडिया को इन्वेड किया था। इससे पहले इंडिया में कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं आए थे। ही अटैक्ड सिंध, इसने सिंध पे आक्रमण किया था। एंड डिफीटेड दाहिर, और इसने दाहिर को हराया था। अब दाहिर जो था, ये एक ब्राह्मण रूलर था। सिंध का राजा उस समय दाहिर हुआ करता था। आप ये याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताइए जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे अटैक किया तो सिंध का राजा कौन था, तो उसमें आपको बताना होगा कि राजा दायर थे। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम ही हु इम्प्लीमेंटेड जजिया। जजिया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आपका मिडिवल इंडिया में, और आपको ये याद करना है कि जजिया जो सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही किया गया था। जजिया की अगर बात करें तो जैसे आजकल आप लोग सुनते होंगे इनकम टैक्स, आपका सर्विस टैक्स, बिजनेस टैक्स, जीएसटी अब तो आ गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसी तरह से मिडिवल इंडिया में जजिया आपका एक टैक्स हुआ करता था, जो कि सिर्फ नॉन हिंदूज को पे करना होता था। मीन्स जो मुस्लिम्स हैं उनको जजिया नहीं पे करना होता था, बट जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो हिंदूज हुआ करते थे उस समय पे, या जो क्रिश्चियंस हुआ करते थे, हालांकि इंडिया में उतने नहीं थे, बट फिर भी जो भी नॉन मुस्लिम्स हुआ करते थे उनको जजिया पे करना रहता था। अब अगर बात करें जजिया, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ भी है जजिया के बारे में, उसमें देख लेते हैं कि अ टैक्स पेड बाई ओनली नॉन मुस्लिम्स, या तो हाफ उनकी इनकम का, या फिर 2/3 ऑफ देयर इनकम। इतना टैक्स। अब बताइए जैसे किसी की इनकम 1 लाख रुपए है, तो अगर वो 33,000 या 66,000 रुपए आपका, 50,000 या 66,000 रुपए आपका सिर्फ टैक्स दे रहा है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वो नॉन मुस्लिम है, तो ये तो गलत था ना बेटा। और इसी को जजिया बोला करते थे। ही इशूड गोल्ड कॉइन्स, जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए थे, जिनको दिरहम कॉइन्स बोलते थे। क्या बोलते थे? दिरहम कॉइन्स। उसके बाद ये इंडिया में अरेबियन हॉर्सेस भी लाया था। अरेबियन हॉर्सेस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। कि इसने सिंध के राजा दाहिर पे अटैक किया था। ये पहला मुस्लिम इन्वेडर था इंडिया में। इसने सबसे पहली बार इंडिया में जजिया इंट्रोड्यूस किया। इसने गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए जिनको दिरहम कॉइन्स बोलते थे। ही ब्रॉट अरेबियन हॉर्सेस इन इंडिया, ये इंडिया में अरेबियन हॉर्सेस लाया। ही स्टार्टेड हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स, मींस इंडिया में इसके आने से पहले खजूर नहीं हुआ करते थे। खजूर कहा जाता है ना कि अरब के खजूर हैं, अरब देशों के, अरेबिक, क्योंकि ये अरब से ही आए थे। और इसने कैमल हस्बेंड्री, क्योंकि अरब में बेटा होता था रेगिस्तान, और आप जानते हैं कैमल को रेगिस्तान का राजा बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। तो इसने कैमल हस्बेंड्री भी इंडिया में स्टार्ट की थी। उसके बाद बेटा जो मॉनसून वर्ड है, ये एक अरेबिक वर्ड है। ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप अपने दिमाग में इसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद मानचित्रावली अरेबियंस के द्वारा क्रिएट की गई थी, मानचित्रावली। उसके बाद इसने बेटा चरक संहिता को, चरक संहिता जो कि आप जानते हैं चरक के द्वारा लिखी गई थी, इसमें मेडिसिन से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड चीजें थी। तो फिजिशियन था कनिष्क के कोर्ट में चरक। तो इसने जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने चरक संहिता और पंचतंत्र, दो किताबों को अरेबियन में ट्रांसलेट करवाया था। और जो पंचतंत्र आपकी अरेबियन में है, इसको खलीफा व दिमना कहा जाता है। खलीफा व दिमना, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखें कि मोहम्मद बिन कासिम ने आपका चरक संहिता और पंचतंत्र, इन दोनों को अरेबियन में ट्रांसलेट करवाया था। और पंचतंत्र को अरेबियन में कलीला व डिमना कहा जाता है। अब एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखना है। कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में अटैक किया था इंडिया पे। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया।
इसने सिंध के राजा दाहिर पे अटैक किया था। इसने पहली बार जजिया इंप्लीमेंट किया था इंडिया में। इससे के आने से पहले जजिया नाम का कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। इसने गोल्ड कॉइन्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जिसको दिरहम कॉइन्स बोलते थे। इसने एनिमल मींस कैमल हस्बेंड्री और हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स इंडिया में स्टार्ट किया। ये इंडिया में अरेबियन हॉर्सेस लेके आया। मानचित्रावली को अरेबियंस ने क्रिएट किया था और चरक संहिता और पंचतंत्र को इसने अरेबियन में कन्वर्ट कराया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ये पहला बेटा जो आपको बताया मैंने, मोहम्मद बिन कासिम, ये था आपका अरेबियन इन्वेजन। अब अगर बात करें टर्किश इन्वेजन की, तो महमूद ऑफ गजनवी कह देते हैं या महमूद गजनवी भी कह देते हैं। ही वॉज द फर्स्ट टर्क इन्वेडर इन इंडिया। अब जैसे आप जानते ही होंगे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि टर्की का नाम चेंज करके तुर्की कर दिया गया है। और ये पहला टर्किश इन्वेडर था इंडिया में जो कि 1000 से 1027 के बीच में इसने 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार भारत पे। और इसका उद्देश्य भारत की जो एम्पायर्स थे उनको हड़पना नहीं था या फिर भारत में रुक जाना भारत का, ये ऐसा कुछ नहीं था इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य था कि भारत को लूट के ले जाना है। ही केम फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह है बेटा, गजनी साम्राज्य था जहां अल्पदगीन राज किया करता था, गजनी। वहां से ये आया था महमूद ऑफ गजनवी। तभी आप इसके नाम से भी रिलेट कर सकते हैं कि महमूद गजनवी ये गजनी से आया था। गजनी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई अल्पतगीन। अल्पतगीन नाम का एक शासक था, इसने गजनी डायनेस्टी फाउंड की थी। महमूद गजनवी वॉज सन ऑफ सुबुक्तगीन। जो महमूद गजनवी था ये सुबुक्तगीन का पुत्र था। आप पूछेंगे सुबुक्तगीन कौन था? तो सुबुक्तगीन बेटा ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो था वो अल्पतगीन का गुलाम था। सुबुक्तगीन वॉज स्लेव ऑफ अल्पतगीन। अब गजनी डायनेस्टी वॉज ऑल्सो नॉन एज यामिनी डायनेस्टी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन भी देखे गए हैं कि आपको डायनेस्टी का दूसरा नाम दे देते हैं, जैसे यामिनी डायनेस्टी दे दिया कि विच डायनेस्टी इज ऑल्सो नॉन एज यामिनी डायनेस्टी, तो आपको पता होना चाहिए कि गजनी डायनेस्टी को बोलते थे। इसी तरह से आपका पूछ सकते हैं कि विच डायनेस्टी इज नॉन एज काकतीय डायनेस्टी, या विच डायनेस्टी इज नॉन, इस तरह से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं अक्सर ही। मामलुक डायनेस्टी किसको कहते थे? तो आपका स्लेव डायनेस्टी था, जो कि हम लोग अभी एक्सपेक्टेड है कि कल की क्लास में पूरा हम लोग दिल्ली सल्तनत कवर करेंगे एक ही क्लास में। तो यामिनी डायनेस्टी, गजनी डायनेस्टी को कहा जाता था। 1000 से 1027 एडी के बीच में महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महमूद गजनवी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया। तो आप बोलेंगे कि 17 बार भारत पे आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। एंड देयर टारगेट वाज टू रॉबर मनी। उनका जो उद्देश्य होता था वो सिर्फ रॉबरी करना होता था, पैसे को। और गॉड की स्टैचू, जो आप जानते ही हैं कि ये लोग मूर्ति के विरोधी हुआ करते थे, क्योंकि इस्लामिज्म में मूर्तिवाद का कोई जिक्र नहीं है। वो लोग मतलब मूर्तियों के भंजक माने जाते हैं। तो गॉड स्टैचूज को ये डिस्ट्रॉय करता था और पैसे लूटता था महमूद ऑफ गजनवी। इस फर्स्ट अटैक वाज अगेंस्ट जयपाल। इसने पहला जो अटैक किया था 1000 में वो जयपाल के अगेंस्ट किया था। और जयपाल जो था वो पेशावर का राजा था। आज तो पेशावर आपका पाकिस्तान में है, लेकिन उस टाइम पेशावर पूरा अपना इंडिया की एक टेरिटरी के अंदर, तब इंडिया शब्द तो खैर नहीं था, अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे, लेकिन अपने अंडर ही आता था। इन 1001 ही डिफीटेड जयपाल इन द बैटल ऑफ वहहिंद। अगर आपसे पूछा जाए कि बैटल ऑफ वहहिंद किसके किसके बीच हुआ था, तो आप बताएंगे कि महमूद गजनवी, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा कि जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में हुआ था 1001 एडी में, जिसमें महमूद गजनवी ने जयपाल को हराया था। उसके बाद अगर बात करें कि आफ्टर जयपाल्स डेथ हिज सन आनंदपाल बिकेम रूलर। जयपाल की डेथ के बाद जयपाल का सन जो था आनंदपाल, वो रूलर बनता है। बट महमूद गजनवी डिफीटेड हिम इन द सेकंड बैटल ऑफ वहहिंद। ये जो 1008 में पहला बैटल ऑफ वहहिंद आपका 1001 एडी में हुआ, दूसरा बैटल ऑफ वहहिंद आपका 1008 एडी में हुआ, सेकंड बैटल ऑफ वहहिंद। हालांकि ये बैटल ऑफ वहहिंद आज तक पूछा नहीं गया है, फिर भी एक्सपेक्टेड है कि अगर पूछते हैं तो आप आंसर दे पाए। आपको ये पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ वहहिंद कब हुआ था। इसके बाद अगर अगली स्लाइड पे चलें, तो इन 1014 ही अटैक्ड स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप दिमाग में सेव कर लीजिए, ये हाइलाइटर से देख के दिमाग में,
कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर पे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, और ये आक्रमण किया था आपका 1014 एडी में, 1014 एडी में। इसके बाद अगर बात करें कि ये थानेश्वर हरियाणा में था, थानेश्वर हरियाणा, और यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति थी जिनको चक्र स्वामी कहा जाता था, और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था महमूद गजनवी ने। बहुत ही ज्यादा गलत किया करते थे ये लोग, लेकिन खैर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं। चक्र स्वामी यानी कि लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति थी थानेश्वर हरियाणा में, जिसको महमूद गजनवी ने अटैक किया 1014 एडी में स्थानेश्वर महादेव मंदिर में। अब अगर 1025 की बात करें, ये जो इसका सबसे ज्यादा फेमस इन्वेजन है, यहाँ पे इसने सोमनाथ टेम्पल को इन्वेड किया, और उस टाइम माना जाता है कि टन में सोना था, टन में सोना था, चांदी, हीरे जवाहरात, बहुत ही ज्यादा वेल्दी था अपने इंडिया। तो ये लोग सिर्फ धन लूटने के लिए इंडिया पे अटैक किया करते थे। तो ये सबसे ज्यादा इसका फेमस एक इन्वेजन है सोमनाथ टेम्पल का। सोमनाथ टेम्पल ये आपका गुजरात में था, और इसने 1025 एडी में यहाँ पे अटैक किया। इस टाइम जो गुजरात का आपका रूलर था वो था भीम प्रथम, और ये चालुक्य वंश का राजा था। ही वॉज अ रूलर फ्रॉम चालुक्य डायनेस्टी। हम लोग जब एंशियंट हिस्ट्री कवर करेंगे तब हम लोग डायनेस्टीज जैसे कि चालुक्य आपकी डायनेस्टी, चेरा, चोला, पांड्या, सिसोदिया, राजपूत, सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग अभी ये देख लेते हैं मेडिवल इंडिया। When Mahmud Ghazni was returning with gold of Somnath Temple, जब महमूद गजनी अपना गजनवी साम्राज्य में जा रहा था, सोमनाथ टेम्पल का ये सारा सोना और जो भी प्रीशियस चीजें थी वो लेके, तो जो जाट हुआ करते थे, जाटों ने इस पे राजस्थान में हमला कर दिया। इसने जाटों ने हमला कर दिया राजस्थान में। उसके बाद जब 1025 की बात है, जब हमला किया तो 1027 में ही अटैक्ड ऑन जाट्स। महमूद गजनवी ने जाटों पे हमला कर दिया नियर मथुरा, मथुरा के पास। ओके, एंड भरतपुर, भरतपुर के पास भी। मथुरा और भरतपुर के पास 1027 एडी में फिर महमूद गजनवी ने जाटों पे हमला कर दिया, और इसकी जो डेथ थी वो 1030। अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आपका जाटों ने हमला किया और जाटों पे इसने किया, ये आप भूल सकते हैं, कोई बात नहीं। 1030 में इसकी डेथ हो गई गजनी में ही। ये बस यहाँ से इसकी कहानी का अंत हो गया। इसके बारे में थोड़ी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं कि वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया हु टुक टाइटल ऑफ सुल्तान। ये पहला मुस्लिम रूलर था इंडिया में जिसने सुल्तान का टाइटल लिया था, एंड गाजी का टाइटल लिया था। गाजी और सुल्तान का टाइटल लिया था। एट दिस टाइम अलबरूनी वॉज अ फेमस राइटर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलबरूनी जो था ये महमूद गजनवी के टाइम का लेखक था, राइटर था। और इसने जो इसकी फेमस किताब है, ये किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, ये इसने लिखी थी। और इसको अरेबियन में या टर्किश में तहकीक ए हिंद कहा जाता है, तहकीक ए हिंद। ये आप देख लें। उसके बाद फिरदौसी भी था इसी के टाइम का लेखक, फिरदौसी। और फिरदौसी ने बेटा लिखी थी आपकी बुक शाहनामा। तो अब अगर हम लोग महमूद गजनवी की बात करें, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ पिछली स्लाइड से। तो महमूद गजनवी ने इंडिया पे आक्रमण किया था 1000 एडी में पहली बार। ये गजनवी साम्राज्य से आया था, गजनी साम्राज्य से, जो कि अफगानिस्तान में था। अल्पतकीन ने इसको स्थापित किया था। और ये जो महमूद गजनवी था ये सुबुक्तगीन का पुत्र था, और सुबुक्तगीन आपका अल्पतकीन का गुलाम हुआ करता था। गजनी ने पहली बार जो गजनी डायनेस्टी थी, इसको यामिनी डायनेस्टी भी कहते थे, पहली बार इंडिया पे अटैक किया 1000 एडी में। और 1000 से 1027 के बीच में इसने इंडिया पे 17 बार आक्रमण किया था। और इनका उद्देश्य हुआ करता था पैसे लूटना और गॉड की स्टैचूज को आपका डिस्ट्रॉय करना। हिज फर्स्ट अटैक वाज अगेंस्ट जयपाल, जो कि पेशावर का राजा था। 1001 में जयपाल को हराया इसने वहिंद के युद्ध में। जयपाल की डेथ के बाद 1008 में हराया इसने आनंदपाल को सेकंड बैटल ऑफ वहिंद में। उसके बाद बेटा अगर बात करें 1014 में इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर था जो कि थानेश्वर हरियाणा में था, उस पर अटैक किया, जहां पे चक्र स्वामी यानी कि लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति थी उसको डिस्ट्रॉय किया ये महमूद गजनी ने। उसके बाद 1025 में इसने सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में था उसको इन्वेड किया, और उस टाइम पे गुजरात के रूलर हुआ करते थे भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश से थे।
उसके बाद महमूद गजनी जो सोमनाथ मंदिर से लूट के लौट रहा था, तो इस जाटों ने इस पे हमला कर दिया। फिर 1027 में ये वापस आया और इसने भरतपुर और मथुरा के पास जाटों पे हमला किया। 1030 में इसकी डेथ हो गई थी और ये पहला मुस्लिम था जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके टाइम के बेटा जो दो फेमस राइटर थे आपके, वो थे अलबरूनी और फिरदौसी। अलबरूनी ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी किताबुल हिंद, या जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं, और फिरदौसी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था शाहनामा। तो यहाँ से आपका महमूद गजनी का टॉपिक खत्म होता है। अब अगर हम लोग बात करें बेटा मोहम्मद गोरी की, क्योंकि ये तीन ही इन्वेडर आपके फेमस थे। मोहम्मद बिन कासिम 712 714 हम लोगों ने पढ़ लिया। महमूद गजनी जो कि आपका 1000 से 1025 1027 के बीच में, वो हमने पढ़ लिया इंडिया में हिस्ट्री। अब हम लोग बात करेंगे मोहम्मद गोरी की, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कि मोहम्मद गौरी कौन था, इसने कब इंडिया को इन्वेड किया, इसके बाद जो चेंजेस हुए थे इंडिया में। चेंजेस का मीन्स इस ये अगर अटैक ना करता तो शायद आपका दिल्ली सल्तनत ना स्टार्ट होता। तो ये हम लोग देखेंगे कि इसने 1175 से 1206 के बीच में इसकी इंडिया में हिस्ट्री है। तो मोहम्मद गौरी की बात करें तो ही वॉज द रूलर ऑफ गौर डायनेस्टी। ये गौर डायनेस्टी का एक शासक था, गौर डायनेस्टी का, क्योंकि इसका नाम में ही आप देख सकते हैं मोहम्मद गौरी। गुर वॉज अ स्मॉल रीजन इन गजनी। जो गजनी था जहां से ये मोहम्मद गजनी आया था, इसी के अंतर्गत एक आता था घोर साम्राज्य, जो कि अफगानिस्तान में ही था। हिज फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया वॉज इन 1175। इसने इंडिया पे पहला अटैक किया 1175 में मुल्तान के अगेंस्ट। अब 1178 में फिर इसने गुजरात के पाटन पे हमला किया था। ही अटैक्ड ऑन गुजरात, और ये ईयर कौन सा था? 1178। ये आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लगने लगेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। एट दिस टाइम रूलर ऑफ गुजरात वाज भीम द्वितीय। अब अगर हम लोग बात करें, जैसा कि हमने इससे पहले देखा था महमूद गजनी वाले में, कि जब गजनी ने 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर पे हमला किया था, तो गुजरात का शासक, क्योंकि सोमनाथ मंदिर गुजरात में ही था, तो उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। और 1178 में जब मोहम्मद गोरी ने अटैक किया गुजरात पे, तो यहाँ पे भीम द्वितीय शासक हो गया था। और ये आई थिंक 150 साल बाद की बात है। तो चालुक्य वंश का ही ये शासक था, ये आपको याद कर लेना है। भीम प्रथम, भीम द्वितीय, ये सारे आपके चालुक्य वंश के शासक थे। इन 1178 भीम सेकंड डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन माउंट आबू। 1178 में जो भीम सेकंड था उसने आपका डिफीट किया मोहम्मद गोरी को, कहाँ पे? माउंट आबू में, जो कि राजस्थान में अभी भी काफी फेमस जगह है। आप में से काफी लोग गए भी होंगे। इन 1179 में क्या हुआ? इसने और कश्मीर सिंध और कश्मीर इनको एक्वायर कर लिया। मींस इन पे कब्जा कर लिया, इनको कॉन्कर कर लिया, यहाँ के राजाओं को हरा के हड़प ली इस जगह को। एट दिस टाइम चौहान डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया। ये जो चौहान डायनेस्टी थी, चौहान डायनेस्टी, ये नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी इस टाइम पे। और पृथ्वीराज चौहान चौहान डायनेस्टी के शासक हुआ करते थे। जब इसने कश्मीर और सिंध को एक्वायर किया है, तब चौहान डायनेस्टी इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी। उसके बाद चंबरदाई वॉज अ फेमस राइटर इन पृथ्वीराज कोर्ट। चंबरदाई, हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन आपने अगर मूवी देखी होगी पृथ्वीराज चौहान वाली, अक्षय कुमार वाली, तो चंबरदाई के को काफी हाईलाइट किया है। चंबरदाई ने ही वो बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, नीचे लिखा भी हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लें। ये पृथ्वीराज रासो आपकी चंबरदाई ने लिखी थी। और चंबरदाई जो था वो पृथ्वीराज चौहान का एक कोर्ट में एक राइटर था। और पृथ्वीराज चौहान नॉर्थ इंडिया पे चौहान वंश के शासक थे। और उसी के टाइम पे आपके जो ये मोहम्मद गौरी था, इसने कश्मीर और सिंध को एक्वायर किया था। अब पृथ्वीराज, क्योंकि कश्मीर और सिंध वाला, सिंध आपका आज पाकिस्तान का पार्ट है और कश्मीर आपका ऊपर है, अगर कश्मीर और सिंध को एक्वायर कर लिया है तो अब बात आती है इंडिया में नॉर्थ इंडिया की। तो वो बढ़ना चाहेगा मोहम्मद गौरी नॉर्थ इंडिया की तरफ। और नॉर्थ इंडिया पे चौहान वंश का रूल था, दिल्ली पे भी, और पृथ्वीराज चौहान उस समय शासक हुआ करते थे। तो 1191 में मोहम्मद गौरी ने पहली बार अटैक किया, जो कि हुआ पहला बैटल ऑफ तराइन। ये आप बहुत ही अच्छे से याद कर लें कि तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 एडी में। तराइन के युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और ये खुश हो गए। मोहम्मद गोरी को फिर उन्होंने छोड़ दिया था, मारा नहीं था। इसके बाद अगर बात करें तो
कन्नौज में इस समय गहरवाल वंश का शासन हुआ करता था, गहरवाल वंश। और जो यहाँ का शासक था कन्नौज का, वो था जयचंद। अब इनके बीच में कॉन्स्पिरेसी थी कि जो इनकी संयोजिता बेटी थी जयचंद की, नीचे लिखा भी हुआ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। संयोजिता, इनका और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रेम संबंध था, और इसने जयचंद ने एक स्वयंवर किया था अपनी बेटी के विवाह के लिए, और वहीं से पृथ्वीराज चौहान ने इनको, मतलब संयोजिता को लेके ये दिल्ली आ गए थे। तो जयचंद इससे काफी नाराज था। तो जयचंद को जब पता चला कि मोहम्मद गोरी ने अटैक किया है, तराइन का पहला बैटल हो चुका है और मोहम्मद गोरी हार गया, तो जयचंद ने कहा कि हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, ये कहा मोहम्मद गोरी से, लेकिन आप पृथ्वीराज चौहान को हराइए। तो अब जो सेकंड बैटल हुआ, पृथ्वीराज, अब मैंने आपको बताया पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली थी संयोजिता से। ओके, संयोजिता से शादी कर ली, और ये शादी हुई थी जयचंद की परमिशन के बिना। जयचंद की अनुमति नहीं थी, जयचंद नहीं चाहते थे कि संयोजिता और पृथ्वीराज चौहान की शादी हो। तो इसीलिए जयचंद ने फिर सपोर्ट किया मोहम्मद गोरी का सेकंड बैटल ऑफ तराइन में, जो कि हुआ आपका 1192 में। ये दोनों ही बैटल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक हुआ था 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, और दूसरा हुआ 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो 1192 में जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी जीत गए, और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। अब देखते हैं 1192 में एक फेमस सूफी सेंट जो हुए, ये दोनों बैटल आप याद कर लेंगे। अब 1192 में फेमस सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपने इनका नाम जरूर ही सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। एंड ही वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस्ड सूफिज्म इन इंडिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो पहले थे जिन्होंने इंडिया में सूफिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। किसको? सूफिज्म को। सूफिज्म मैंने आपको जब इस्लाम के बारे में बताया था तो बताया था कि सिया सुन्नी दो एक कल्ट थे आपके इस्लामिज्म में। तीसरा आपका था सूफिज्म। सूफिज्म में जो सूफी सेंट्स होते थे वो ये बिलीव करते थे कि अल्लाह से कांटेक्ट करने का, अल्लाह के प्रति अपना डिवोशन दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है सूफी म्यूजिक। 712 एडी में या फिर 1000 में जब मोहम्मद गोरी और मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, तो आपका सूफिज्म तब तक इंडिया में नहीं आया था। लेकिन जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जब ये 1192 में इंडिया में आए, तब इन्होंने इंडिया में पहली बार सूफिज्म को इंट्रोड्यूस किया। और चिश्ती की जो ग्रेव है, इनकी ग्रेव है अजमेर में। अजमेर दरगाह काफी लोग जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे इनकी दरगाह है, सॉरी। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। अब देखो, जयचंद ने सपोर्ट किया मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी किसी का सगा थोड़ी ना था कि वो जयचंद से हेल्प लेके और जयचंद को छोड़ देगा। उसने पहले पृथ्वीराज चौहान को 92 में हराया सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। उसके बाद 1194 में 11 जस्ट अ सेकंड बेटा, 1194 में बैटल ऑफ चंदावर जो हुआ, बैटल ऑफ चंदावर, जो कि जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। और यहाँ पे जयचंद को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया और किल्ड, मार दिया। इन द बैटल ऑफ चंदावर कुतुबुद्दीन ऐबक हेल्प हिम द मोस्ट। अब कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री हो रही है यहाँ से। इसी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना अगर कही जाए तो की थी, और स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी इसने, गुलाम वंश, जिसको मामलूक वंश भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक हेड इन द मोस्ट, मोहम्मद गोरी की सबसे ज्यादा हेल्प की कुतुबुद्दीन ऐबक के ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक उस टाइम पे जो हुआ करता था, वो मोहम्मद गोरी का आर्मी चीफ हुआ करता था, और एक स्लेव भी था मोहम्मद गोरी का। उस समय गुलाम रखने की एक प्रथा टाइप की होती थी कि लोग गुलाम रखा करते थे, खरीदा करते थे। तो 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में जयचंद को हराने के बाद ये गजनी वापस लौट गया। गजनी वापस लौट गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने यहाँ का शासन दे दिया था। और इन 1206 मोहम्मद गोरी डाइड इन गजनी। गजनी में ही मोहम्मद महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी दोनों की डेथ ही गजनी में हुई थी। यहाँ से बेटा आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। मींस मैंने आपको 712 से और 1206 तक की पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन कर दी। इन्हीं से क्वेश्चंस आने हैं बेटा आपका। अब 1206 से आगे और 1526 तक आपकी है दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम लोग अलग अलग डायनेस्टी जैसे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इनके बारे में पढ़ेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा।
सबसे पहले हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि हिस्ट्री जो है, हिस्टोरिका वर्ड जो कि एक ग्रीक वर्ड है उससे लिया गया है। हिस्टोरिका नाम की एक बुक भी लिखी है हेरोडोटस ने, और हेरोडोटस आपके फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। हिस्ट्री बेटा, जो हिस्ट्री के सोर्सेज हमने दो मेन देखे थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरे थे लिटरेरी सोर्सेज। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, स्टैचूज ये सारे आ जाते हैं, और लिटरेरी सोर्सेज में आपके रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस, नॉन रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस या डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ये तीन चीजें आप इंपॉर्टेंट याद कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हमने देखा कि जो आपका इंडियन हिस्ट्री है इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल एंड मॉडर्न। अब एंशियंट की बात करें तो एंशियंट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। अब जो प्री हिस्टोरिक है आपका उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टोन एज एंड कॉपर एज। आप पीछे जाके हमारा देख भी सकते हैं, जहाँ पे हमने ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया है आपको, स्टोन एज एंड कॉपर एज। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टोन एज की, तो स्टोन एज को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। आपका स्टोन एज को क्लासिफाई किया गया है पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बेटा, हमने बात की थी इस्लाम के बारे में, तो पिलर ऑफ इस्लाम कलमा, 5 टाइम्स नमाज अ डे, रोजा इन रमजान, हज यात्रा एंड जक़ात। और जक़ात मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब के बारे में हमने पढ़ा कि इनका जन्म 570 एडी में हुआ था, 610 में इनको हीरा के में एनलाइटमेंट मिली थी, 622 में मक्का से मदीना शिफ्ट हो गए थे। इसी को हिजरी हिजारत कहा जाता है इस्लाम में। 622 से हिजरी संवत स्टार्ट हुआ और 632 में मदीना में ही मोहम्मद साहब की डेथ हो गई थी। उसके बाद अगर सक्सेसर्स की बात करें तो अली जो थे इनको सिया अपना सक्सेसर मानते हैं, और अबू बकर जो थे इनको सुन्नी अपना सक्सेसर मानते हैं। बस आप इतना ही याद रखिए, और सूफी क्या होते हैं ये याद कर लीजिए। उसके बाद बात करें अगली स्लाइड की, तो अरेबियन इन्वेजन, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने पढ़ा। ये फर्स्ट मुस्लिम था जिसने इंडिया पे अटैक किया, सिंध के राजा दाहिर पे इसने अटैक किया था। ही वॉज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस जजिया इन इंडिया। जजिया वॉज अ टैक्स कलेक्टेड ओनली फ्रॉम नॉन हिंदूज। उसके बाद बात करें तो इसने दिरहम कॉइन्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, अरेबियन हॉर्सेज, हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स, कैमल हस्बेंड्री, मॉनसून वर्ड, मानचित्रावली, ये सारा कुछ मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद बात करें तो इसने चरक संहिता और पंचतंत्र को अरेबियन में ट्रांसलेट कराया था। एंड पंचतंत्र इन अरेबियन इज आल्सो नोन एज कलीला द व डिमना। उसके बाद बात करें टर्किश इन्वेजन्स की, तो टर्किश इन्वेजन्स दो हुए थे आपके, महमूद गजनवी। दो बार नहीं हुए थे, दो शासकों के द्वारा हुए थे, महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गोरी। तो महमूद गजनवी 1000 से 1027 के बीच में इसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। ये गजनी साम्राज्य से आया था जो कि अफगानिस्तान में था। गजनी साम्राज्य को अल्पतगीन ने स्थापित किया था, और सुबुक्तगीन जो था वो अल्पतगीन का एक स्लेव था। गजनी डायनेस्टी को यामिनी डायनेस्टी भी कहते हैं। 1000 से 1027 के बीच में महमूद गजनवी ने इंडिया को 17 टाइम्स इन्वेड किया, एंड देयर टारगेट वाज टू रॉबर मनी एंड डिस्ट्रॉय गॉड स्टैचू। इसका पहला अटैक था जयपाल के अगेंस्ट, जो कि पेशावर का रूलर था। इसने जयपाल को फर्स्ट बैटल ऑफ वहहिंद 1001 एडी में हराया। उसके बाद आनंद पाल को, जो कि जयपाल का पुत्र था, 1008 एडी में सेकंड बैटल ऑफ वहहिंद में हराया। उसके बाद बात करें हम लोग 1014 में इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जो कि थानेश्वर हरियाणा में था, वहां पे अटैक किया और चक्र स्वामी की मूर्ति को डिस्ट्रॉय किया। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर पे हमला किया, और इस टाइम पे गुजरात के शासक हुआ करते थे भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश से थे। उसके बाद महमूद गजनी जब लौट रहा था, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग अब दोबारा नहीं देखेंगे। 1030 में इसकी डेथ हो गई थी गजनी में ही, और ये पहला मुस्लिम रूलर था इंडिया में जिसने गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसके टाइम पे जो दो फेमस राइटर हम लोगों ने देखे वो थे अलबरूनी और फिरदौसी। अलबरूनी ने बुक लिखी थी किताबुल हिंद, और फिरदौसी ने बुक लिखी थी शाहनामा। उसके बाद अगर बात करें मोहम्मद गोरी, जो कि सेकंड इन्वेडर था, ये गोर साम्राज्य से आया था। गोर आपका गजनी साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा राज्य था, और इसने पहला अटैक किया था 1175 में मुल्तान में। 1178 में इसने गुजरात पे जब अटैक किया तो भीम द्वितीय जो थे वो गुजरात के शासक हुआ करते थे, चालुक्य वंश से ही थे। उन्होंने इसको माउंट आबू में हरा दिया मोहम्मद गोरी को, और फिर 1179 में इसने कश्मीर और सिंध पे एक्वायर कर लिया। कश्मीर और सिंध वाला रीजन आप जानते हैं, पाकिस्तान और कश्मीर ऊपर है। और इस टाइम पे इंडिया, नॉर्थ इंडिया में जो थे वो चौहान वंश शासन कर रहा था, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान रूलर का। अब चंदबर जायदाई नाम का एक व्यक्ति, जो कि पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट राइटर आप कह सकते हैं, इन्होंने बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार
एक बार पढ़ सकते हैं, आपको एक हेल्प मिल जाएगी अगर एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करने को भी आए तो भी। अ, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में दो बैटल हुए, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन। पहले बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। अब सेकंड बैटल में क्या हुआ कि इसकी बैक स्टोरी थोड़ी सी मैं आपको एक रिवीजन करा देता हूँ कि संयोजिता और पृथ्वीराज चौहान, संयोजिता जो थी वो कन्नौज के राजा जयपाल की पुत्री थी। इनके बीच में अफेयर था। तो जयपाल चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान से शादी ना हो संयोजिता की, लेकिन इन्होंने जयपाल के विरुद्ध जाके शादी की संयोजिता से। इसलिए जयपाल नाराज था और जयपाल जो कि कन्नौज के गहलवाल वंश का शासक था, उसने अपना सपोर्ट कर दिया सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी को। इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई थी। उसके बाद बात करें, अगली स्लाइड में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान मैरिड टू संयुता। ओके, 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। उसके बाद बेटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में थोड़ा सा बताया था कि 1192 में ये पहले ऐसे सूफी सेंट थे जिन्होंने इंडिया में सूफिज्म को इंट्रोड्यूस किया था, और इनकी दरगाह अजमेर में है। क्योंकि ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के कंटेम्प्रेरी थे, इसलिए यहीं पे इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जो कि जयपाल और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयपाल को हरा दिया और जयपाल को मार दिया। उसके बाद बात करें, इन द बैटल ऑफ चंदावर कुतुबुद्दीन ऐबक हैड इन द मोस्ट, सबसे ज्यादा हेल्प इनकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय इनका आर्मी चीफ हुआ करता था मोहम्मद गोरी का। उसके बाद इन 1194 ही रिटर्न टू गजनी, 1194 में ये गजनी लौट गया और 1206 में इसकी गजनी में ही डेथ हो गई। ये थी बेटा आज की क्लास। अब अगर बात करें, इसको आप देखें और इसके क्लास नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको एक ही क्लास में पूरी दिल्ली सल्तनत एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज वेट एंड उसको देखते हैं। फिर हिस्ट्री आपकी एक्सपेक्टेड है कि 3 से 4 महीने में, हिस्ट्री नहीं पूरा जीएस आपकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और ट्राई करूंगा साइंस भी कंप्लीट कराने की। ये आपका सीजीएल 2024 से पहले कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।